नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी मोदी सरकार के खिलाफ फिर शुरू हो रहे किसान आंदोलन की, अल्पसंख्यकों पर संघ के निशाने की, जानेंगे यूपी में 300 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाकर कैसे हार गई सपा, केंद्र की सत्ता पर कांग्रेस की क्यों मजबूत है दावेदारी, बात करेंगे अपनी ही सरकार के खिलाफ उमा भारती के बागी होते तेवरों की, ओडिशा में बीजेपी को मिली बड़ी हार की, और बुलेटिन के आखिर में बात संसद के बजट सत्र की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को लखनऊ हाईकोर्ट से मिली जमानत। 6.5 महीने से जेल में है पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर आरोपी अतुल रॉय को बचाने का है आरोप। अब 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन 16 मार्च से लगेगा कोर्बेवैक्स का डोज। 21 फरवरी को ही डीसीजीआई ने बच्चों के वैक्सीनेशन को दे दी थी मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर दी जानकारी। 3 दिन में ही खत्म हुआ बेंगलुरु टेस्ट। भारत ने श्रीलंका को 238 रनों से दी मात। टेस्ट सीरीज 2-0 से जीती। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर मार्केट। सेंसेक्स 935 अंक की तेजी के साथ 56,486 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 240 अंक की गिरावट के साथ 16,871 पर हुआ बंद। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। विधानसभा चुनावों के चलते केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। किसानों की तमाम मांगों को भी स्वीकार करने का आश्वासन दे दिया। मोदी सरकार के आश्वासनों के बाद किसानों ने धरना समाप्त कर घर वापसी कर ली। लेकिन किसानों के लौटते ही मोदी सरकार अपने सभी वादों से पीछे हटते दिखाई दे रही है, जिसके बाद एक बार फिर किसानों ने आंदोलन की शुरुआत करने का फैसला कर लिया है। तो क्या अब फिर से शुरू होगा किसानों का आंदोलन? देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के आश्वासनों के बाद दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने घर वापसी कर ली थी। लेकिन किसानों ने साफ कर दिया था कि आंदोलन वापस नहीं लिया है, सिर्फ स्थगित किया है। अगर सरकार अपने वादे से पीछे हटी तो किसान वापस लौट कर आएंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। सरकार तो वादे से पीछे हटते दिखने भी लगी है। किसानों के साथ जो समझौता हुआ उस पर मोदी सरकार ने चुप्पी साध ली है, जिस कारण किसानों में एक बार फिर गुस्सा दिखाई देने लगा है। सरकार की वादा खिलाफी के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली में एक बैठक की। बैठक के बाद किसानों ने एक बार फिर से आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया। किसान नेता धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि 25 मार्च को देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा वादा खिलाफी दिवस मनाएगा। 11 से 17 अप्रैल तक किसान प्रदर्शन के माध्यम से एमएसपी सप्ताह मनाएंगे और फिर भी सरकार किसानों से किए वादों को पूरा नहीं करती है तो एसकेएम आगे की रणनीति बनाएगा। मलिक ने बताया कि आज की बैठक में सरकार के साथ हुई बातचीत के हर मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें 9 दिसंबर को सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन पत्र की समीक्षा, लखीमपुर खीरी कांड में अब तक हुई प्रगति, एमएसपी के मुद्दे पर राष्ट्रीय कार्यक्रम की योजना, संयुक्त किसान मोर्चा का विधान और संगठन, मोर्चे के फंड की स्थिति, शहीद स्मारक की योजना और पंजाब चुनाव में भाग लेने वाले संगठनों के बारे में फैसला शामिल थे। दरअसल कृषि मंत्री ने दावा किया था कि चुनाव आचार संहिता के चलते सरकार एमएसपी पर कमेटी को लेकर कोई फैसला नहीं ले पा रही है। लेकिन अब चुनाव हो चुके हैं, आचार संहिता भी समाप्त हो गई है। हरियाणा में तो आचार संहिता भी नहीं थी, लेकिन किसानों पर दर्ज मुकदमों को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे में किसानों के तेवरों से साफ है कि वो एक बार फिर दिल्ली की सीमा पर लौट सकते हैं। ना एमएसपी पर चर्चा, ना कोई कमेटी, मुकदमे वापसी की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई, कोई भी वादा पूरा नहीं। सरकार अपने वादे से पीछे हटती दिख रही है। ऐसे में एक बार फिर दिल्ली में किसानों का आंदोलन शुरू हो सकता है। मोदी सरकार ने यूपी चुनावों के चलते कृषि कानून वापस लिए। अब चुनाव गुजरात के हैं। बीजेपी को लगता है गुजरात में धार्मिक कार्ड के जरिए आसानी से जीत मिल जाएगी। अहमदाबाद में हुई संघ की बैठक में भी इसके संकेत मिलने लगे हैं। तो क्या हुआ संघ की बैठक में, देखिए ये रिपोर्ट। अहमदाबाद में 3 दिन तक आरएसएस की बैठक हुई। बैठक में संघ के कामकाज पर कम और चुनावों पर ज्यादा चर्चा हुई। यूपी चुनावों में बीजेपी नेता लगातार 80 बनाम 20 की बातें करते रहते हैं और संघ की बैठक में भी ये मुद्दा छाया रहा। संघ की ओर से वार्षिक रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों को निशाने पर रखा गया है। संघ की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक खास वर्ग सरकारी तंत्र में एंट्री करने की योजना बना रहा है। इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना जरूरी है। संघ ने बंगाल हिंसा, कर्नाटक में हिजाब विवाद के दौरान और केरल में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की हत्या का जिक्र करते हुए हिंदू समाज को खतरे में बताते हुए कहा कि देश के अल्पसंख्यक अपनी बात मनवाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाने को तैयार है। गुजरात में हुई संघ की ये बैठक इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि 6 महीने बाद ही गुजरात में विधानसभा चुनाव है। चुनावी राज्यों में संघ की हलचल अचानक बढ़ जाती है। यूपी चुनावों के ऐलान से ठीक 6 महीने पहले ही इसी तरह की बैठक यूपी के चित्रकूट में आयोजित की गई थी
और अब गुजरात चुनावों से पहले अहमदाबाद में बैठक हुई। संघ की रणनीति को लेकर विपक्ष भी चिंतित दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने तो पहले ही संघ की गुजरात में हुई इस बैठक पर सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस का दावा है कि गुजरात के लोगों को बरगलाने के लिए और बीजेपी को जीत दिलाने की रणनीति पर संघ काम कर रहा है। गुजरात में बीजेपी विकास के नाम पर नहीं, धार्मिक ध्रुवीकरण के सहारे जीतने की कोशिश में जुट गई है और संघ इस काम में उसकी मदद कर रहा है। गुजरात में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं। बीजेपी ने चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी यूपी में मिली जीत से उत्साहित भी दिख रही है। दूसरी ओर विपक्षी कैंप यूपी में मिले झटके से खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। यूपी चुनावों को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने सपा के 300 से ज्यादा सीटों पर जीतने की बात कही है। तो आखिर क्यों सपा की जीत का दावा कर रहे हैं स्वामी प्रसाद? देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद ईवीएम एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। ईवीएम को लेकर विपक्ष ने फिर सवाल उठाए हैं। बीजेपी को छोड़ सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो दावा कर दिया है कि यदि ईवीएम नहीं होती तो सपा की सरकार आराम से बन जाती। योगी कैबिनेट से इस्तीफा देकर सपा में गए स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार माना है। मौर्य ने कहा कि बैलेट पेपर की वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर जीती, लेकिन ईवीएम में भाजपा की जीत हुई। कोई न कोई बड़ा खेल हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह आरोप उन आंकड़ों को देखकर लगाया है जिनमें सपा को जीत मिल रही थी। दरअसल यहां बात हो रही है बैलेट पेपर्स की, जिनमें यह साफ हुआ है कि सपा को जीत मिल रही थी और बीजेपी को करारी शिकस्त। लेकिन ईवीएम के आंकड़े इसके उलट आए। बैलेट पेपर के आंकड़ों को देखकर यह साफ कहा जा सकता है कि अखिलेश का पेंशन बहाल करने वाला दांव काम कर गया था, जिसके चलते कर्मचारियों और बुजुर्ग बीमारों ने सपा को ही चुना था और अखिलेश के इस ऐलान के चलते बैलेट पेपर में बीजेपी को बड़ा नुकसान भी हुआ था। नोएडा, कानपुर, मुरादाबाद और प्रयागराज जैसे बड़े शहरी क्षेत्रों में तो बीजेपी पोस्टल बैलेट में बढ़त बनाने में कामयाब रही, लेकिन छोटे शहरों में सपा ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। अब इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य सहित पूरा विपक्षी बीजेपी की जीत पर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं सपा को बैलेट पेपर में मिली जीत और यूपी में सपा की बढ़ी हुई सीटों को देखकर कहा जा सकता है कि सपा बीजेपी पर भारी पड़ी है, जिसके चलते बीजेपी के लिए सत्ता के ये 5 साल बेहद मुश्किल हो सकते हैं। बैलेट पेपरों की गिनती में आगे और ईवीएम में पीछे। ईवीएम में क्या खेला हो गया? वैसे यूपी में सिर्फ सपा का प्रदर्शन उम्मीद से कम नहीं रहा। कांग्रेस भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। कांग्रेस का प्रदर्शन तो सभी राज्यों में उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा। उत्तराखंड को छोड़ सभी राज्यों में उसकी सीटें भी घट गईं, जिसके बाद से टीएमसी कांग्रेस पर निशाना साध रही थी। लेकिन कांग्रेस ने भी अब सभी को जवाब देते हुए सारे आंकड़े सामने रख दिए हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद देश में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस की भूमिका को चुनौती दी जा रही है। आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां कांग्रेस के इस हार का फायदा उठाते हुए कांग्रेस की छवि को खराब करने की जुगत में लगी हुई हैं और कांग्रेस मुक्त भारत की रणनीति के ऊपर काम कर रही है। इसी कड़ी में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस पर एक के बाद एक वार कर रही है, लेकिन इसका जवाब कांग्रेस भी बखूबी दे रही है। इस वक्त कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर तंज कसते हुए कहा कि भले ही 5 राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, लेकिन आज भी कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने देश की सभी पार्टियों के विधायकों की संख्या भी सार्वजनिक की और कहा कि देश भर में कांग्रेस के 700 विधायक हैं। अपनी पार्टी को और मजबूती से पेश करने के लिए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने देश में विभिन्न दलों के विधायकों की संख्या वाला एक डेटा साझा किया। उस डेटा के अनुसार बीजेपी 1443 विधायक, कांग्रेस 753 विधायक, तृणमूल कांग्रेस 236 विधायक, आम आदमी पार्टी 156 विधायक। डेटा साझा करने के साथ ही कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपने ट्वीट में लिखा कि यही वजह है कि कांग्रेस सबसे विश्वसनीय राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी बनी हुई है, इसलिए सुधार और नई जान फूंकना जरूरी है। जो लोग कांग्रेस में विश्वास करते हैं वो इन विधानसभा चुनावों के नतीजों से आहत हैं। अब समय आ गया है कि भारत के विचार पर फिर से जोर दिया जाए, जिसको लेकर कांग्रेस खड़ी रही है। एक चीज स्पष्ट है कि अगर हमें सफल होना है तो बदलाव अनिवार्य है। आपको बता दें कि आगे की रणनीति तय करने के लिए कल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें नेताओं ने साफ कर दिया कि पार्टी की कमान सोनिया गांधी के हाथ में ही रहेगी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही पार्टी हार से सबक लेकर अपने फैसलों पर विचार करेगी और आगे होने वाले चुनावों में और मजबूती से आगे आएगी और सत्ता में दोबारा लौटेगी।
बीजेपी के बाद देश में सबसे ज्यादा सांसद और विधायक कांग्रेस के हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार है तो कई राज्यों में उसकी गठबंधन सरकार है, यानी कांग्रेस ही देश में बीजेपी को टक्कर दे सकती है। वैसे बीजेपी को टक्कर उसके अपने भी देने में लगे हुए हैं। पूर्व सीएम उमा भारती इन दिनों अपनी ही सरकार पर भड़की हुई हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की नीतियों के खिलाफ वो सड़क पर उतर गई हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के तेवर आजकल बदले हुए हैं। उमा भारती मध्य प्रदेश में अचानक से ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। शराबबंदी के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए उन्होंने अब शराब दुकान में तोड़फोड़ भी शुरू कर दी है। शराब की दुकान में तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने शराब की दुकानों के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, जिसको लेकर उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को खत तक लिख डाला है। इसी साल जनवरी में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने शराब सस्ती कर दी थी, जबकि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की ही नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पिछले साल कहा था कि वो 15 जनवरी 2022 तक शराबबंदी नहीं हुई तो सड़क पर उतरेंगी। लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने शराबबंदी की जगह शिवराज कैबिनेट ने नई शराब नीति का ऐलान कर दिया। नई शराब नीति के तहत विदेशी शराब पर 10 से 13% तक एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई। एक ही दुकान पर अंग्रेजी और देशी दोनों शराब मिलने लगी है। अब अंगूर के अलावा जामुन से भी शराब बनाने की शिवराज सरकार की तरफ से परमिशन दे दी गई है। लोग पहले के मुकाबले 4 गुनी ज्यादा शराब घर पर भी रख सकेंगे। जिस शख्स की सालाना आय 1 करोड़ रुपए है वो घर पर बार भी खोल सकेगा। राज्य में फिलहाल 2544 देशी और 1061 विदेशी शराब की दुकानें हैं। सरकार के फैसले के खिलाफ उमा भारती के तेवर सख्त हो गए हैं। उमा की सक्रियता से कयास लगाया जा रहा है कि वो 2023 के विधानसभा या 2024 के लोकसभा चुनाव के सहारे मध्य प्रदेश की राजनीति में एंट्री करने की कोशिश में है। शराब की बोतल पर निशाना साधकर उमा मध्य प्रदेश के सीएम की कुर्सी पर भी निशाना साधने की कोशिश कर रही हैं, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। वैसे बीजेपी की मुश्किलों को विपक्षी दलों ने भी बढ़ा रखा है। ओडिशा में हुए जिला परिषद के चुनावों में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है। ओडिशा जिला परिषद चुनाव में 30 जिलों की 851 सीटों पर 12 मार्च को मतदान हुआ, जिसमें बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी। बीजेपी उन स्थानों पर भी हार गई जहां उसकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी और जिला परिषद के चेयरमैन पद के चुनावों में तो बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया। ओडिशा की सत्ताधारी बीजू जनता दल यानी बीजेडी ने इतिहास रचते हुए राज्य के सभी 30 जिलों में जीत हासिल की है। एक भी जिला परिषद की कमान बीजेपी को नहीं मिल पाई है। 30 में से 21 जिले ऐसे हैं जहां बीजेडी की महिला नेताओं के हाथ जिला परिषद की कमान होगी। नक्सल प्रभावित मलकानगिरी जिले से समारी तांगुल, बलांगीर जिले के देवकी साहू, बरगढ़ से मानिनी भोई, ढेंकानाल से अर्चना पोहाना, पुरी से स्वप्ना रानी स्वैन, अंगुल से बबीता प्रधान, बौद्ध से प्रभासिनी दास समेत कुल 21 महिलाएं इस बार जिला परिषद की अध्यक्ष बनेंगी। ओडिशा में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी, लेकिन महिलाओं की जीत का प्रतिशत इस बार 70% रहा है। बीजेपी के लिए राहत की बात बस इतनी है कि उसे 21 प्रखंडों में जीत मिल गई है, लेकिन यहाँ भी बीजेपी सत्ताधारी पार्टी से काफी पीछे छूट गई। राज्य के 314 प्रखंडों में से 278 पर बीजेडी को जीत मिली है, जबकि कांग्रेस ने 13 और सीपीएम ने 3 प्रखंडों में जीत दर्ज की है। यानी जिला और प्रखंड दोनों ही जगह बीजेडी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। इससे पहले राज्य की कुल 851 जिला पंचायत सदस्यों की सीटों पर हुए चुनावों में 766 पर बीजेडी ने जीत दर्ज की है। और बुलेटिन के आखिर में बात संसद के बजट सत्र की। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणामों का असर संसद में भी दिखाई दिया। बीजेपी के सदस्य आज कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे, लेकिन विपक्षी दल भी सरकार की घेराबंदी की तैयारी में है। तो आज संसद सत्र में क्या हुआ खास, देखिए ये रिपोर्ट। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से 11 फरवरी तक चला था और दूसरा चरण 8 अप्रैल तक चलेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सत्र शुरू होने से पहले ट्वीट करके संसद के बजट सत्र को शांतिपूर्वक चलाने की सभी दलों से अपील की है। तो वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरने के लिए मोर्चाबंदी कर ली है। महंगाई, बेरोजगारी और यूक्रेन में बिगड़े हालात पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में दिख रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी सदन में पहुंचे तो बीजेपी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी सांसदों ने 4 राज्यों में मिली जीत के लिए एक दूसरे को बधाई दी। संसद में इस तरह का माहौल देखकर लोकसभा स्पीकर भी मुस्कुराते हुए नजर आए। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश किया। जम्मू कश्मीर के बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर अकेला केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। फिर जम्मू कश्मीर के बजट पर अलग से चर्चा क्यों हो रही है? अगर ऐसा है तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों के बजट की भी चर्चा होनी चाहिए। मनीष तिवारी ने जम्मू कश्मीर में कानून
व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा, 2018 में 2936 सीज फायर वायलेशन हुए। जब इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो ये बढ़कर 3279 हो गए। 2020 में 5100 हो गए। इस पर सरकार को गंभीरता से चिंता करनी चाहिए कि 2019 में जो कदम उठाए गए उससे सरहद पर परिस्थितियां बेहतर हुई या चिंताजनक हुई हैं। साथ ही मनीष तिवारी ने जम्मू कश्मीर की स्थिति पर भी सवाल उठाया। विपक्ष के तेवरों से साफ है कि बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।